360 में आज हम बातचीत करेंगे एकम ड्रग्स एंड फार्मा के मैनेजमेंट से। कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, करीब 1857 करोड़ रुपए जुटाएगी और निवेशकों के लिए खुला हुआ है। बेसिक डिटेल्स आपको बता दूं, आज से लेकर के 1 अगस्त तक खुला हुआ है, जैसे 3 दिन खुला रहता था। और अपर बैंड पे 1857 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें ज़्यादा पोर्शन ओएफएस का है जो कि 1176 करोड़ मान लीजिए आप, और फ्रेश इशू 680 करोड़ का है। अगर आप रिटेल निवेशक है तो आपके लिए 22 शेयर की एक लॉट बनेगी 14,938 रुपये की, 2 रुपये की फेस वैल्यू है और 10% का एलोकेशन इसमें होगा। फार्मा सेक्टर की कंपनी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं संदीप जैन मैनेजिंग डायरेक्टर और सुमित सूद जी जो CFO हैं। सर, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फार्मा की हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करती है। तो एक बेसिक चीज़ सर हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को अपने, कि ये एकम ड्रग्स क्या काम करती है और जो आपकी कंपनी है CDMO में, ये CDMO क्या होता है? CDMO का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारा काम होता है मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम इस प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने की यानी कि R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारे पास लगभग 400 साइंटिस्ट हैं जो कि, और 4 R&D सेटअप्स हैं जहाँ पे कि हम निरंतर नए से नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते रहते हैं, चाहे उसको टेस्ट को लेके हो, उसकी ऑर्डर को लेके हो, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हो। जैसे बहुत सारे इंजेक्शन हमने डिज़ाइन किए जो कि उसका पेन कम हो गया, जो पहले इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद काफ़ी दिन तक पेन करता था तो अब वो पेन नहीं करता है। तो किसी की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाई, आई ड्रॉप डाल रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो उस तरह की बहुत सारे डेवलपमेंट करते हैं। या 3 टैबलेट लेनी पड़ती थी, आज 1 टैबलेट लेनी पड़ती है, या 1 टैबलेट ऐसी ले ली वो पूरे दिन असर करती रहती है। तो इस तरह से बहुत सारी रिसर्च हम करते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हुआ पहला डेवलपमेंट का काम, जहाँ पे कि 400 साइंटिस्ट हमारे लगे रहते हैं। उसके बाद हो गया डेवलपमेंट के बाद में हम उस प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, मार्केट के अंदर इसका कोई इशू तो नहीं आएगा, और वो पेशेंट के लिए कंप्लायंट रहेगा थ्रू आउट द शेल्फ। उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं यानी कि अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं, जो कि हम इंडिया के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज है उसमें से 26 के लिए बना रहे हैं। अदरवाइज हम इंडिया के अंदर चाहे इंडियन कंपनीज हो, मल्टीनेशनल्स हो, हम 1500 क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, जो कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट वी सर्व। तो उसको हम उन लोगों को फिर वो चीजें एडवाइस देते हैं या उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स हमसे लीजिए, तो फिर वो अपना ब्रांड नेम हमें बताते हैं, हम उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये CDMO कंप्लीट हो गया। पहले हमने डेवलप किया, उसके बाद में हमने उसको मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद हमने उनको दे दिया और वो फिर अपने ब्रांड में इसको बेचते हैं। तो ये कहलाता है जी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप उनके कहने पे करते हैं या आप अपने आप से करते रहते हो फिर उनको जाके मार्केट करते हैं? नहीं, हम उनके कहने पे नहीं करते। अक्सर हम पहले से डेवलप करके रखते हैं। हम मार्केट की पूरी स्टडी रखते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड की क्या गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जहाँ GMP के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स उस प्रकार के हो जाएं। और उसके बाद में हम नए से नया प्रोडक्ट डेवलप करके फिर उसको ऑफर करते हैं। तो और वो फिर आगे उसको मार्केट की स्टडी देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट के लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके जैन साहब, कितने प्लांट हैं आपके और क्या मार्केट पोजीशन है इस समय आपके? हम लोग कंट्री का 10% मेडिसिन बनाते हैं। जो कंट्री में यूज होने वाली मेडिसिन हैं, हर 10वीं मेडिसिन जो है वो एकम्स या उस एकम्स के ही किसी न किसी प्लांट में बनी हुई होती है। तो CDMO स्पेस की बात करें तो CDMO स्पेस में हम लोग 30% शेयर रखते हैं, यानी कि जो भी कंपनीज दूसरों से बनवाती है, किसी भी कंपनी से बनवाती है, उसका 30% बिजनेस वो हमको देती हैं और बाकी बिजनेस जो 70% है वो पूरा बाकी रिमेनिंग होता है। तो 12 प्लांट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग के हैं, फॉर्मुलेशन के, जिसमें से 10 चालू है, 2 अभी चालू होने बाकी हैं, और API के प्लांट्स भी हैं हमारे पास। तो टोटल 15 यूनिट्स हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि साइजेबल यूनिट्स हैं जी। API का बिजनेस कितना बड़ा है, कितना कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में उसका? API का बिजनेस लगभग 3% के आसपास है। 3% ही और उससे भी कम होगा, 4% मान लेते हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि हमने अभी एक नई कंपनी एक्वायर की थी जो कि अभी स्केल होना बाकी है। तो उसको हमने 2 साल पहले लिया था, उसको अंदर काफी रिफर्बिशमेंट वगैरह वगैरह करके, तो अभी उसको स्केल अप करना बाकी है। ओके, तो आपके 12 प्लांट है जिसमें 2 आप कह रहे हैं अभी ऑपरेशनल होने, 10 चल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। ये सारी फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं? नहीं, हम लोग लगभग 40-45% कैपेसिटी पे चलाते हैं। इंजेक्टेबल या कुछ एक प्लांट जो 60% के आसपास चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर प्लांट 38, 40, 42% पे चलते हैं। उसके बाद हम स्केल करके देखते हैं कि 60% हो जाए। जैसे 60% होने लगता है तो फिर हम नए प्लांट की तरफ बढ़ जाते हैं, ताकि हमें जो मार्केट को, क्योंकि कैटर करना है, आज हम कंट्री के अंदर लार्जेस्ट हैं लेकिन वर्ल्ड में 25th लार्जेस्ट हैं। तो हमें बहुत बड़ा काम है जो अभी करना बाकी है, तो जहाँ पे हमें पहुंचना है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है कंट्री को या वर्ल्ड को जो दवाइयों की, तो इसलिए हमें नए
प्लांट लगाने होते हैं, तो फिर वो कैपेसिटी वापस दिखने में जो आती है वो 40-45% ही आ पाती है। ओके, सुमित जी से एक सवाल लेते हैं। सुमित जी, ये जो पैसे इकट्ठे करेंगे आप, प्रोसीड से आएगा, इसका क्या यूज़ है? सर, तो जो हम प्राइमरी रेस कर रहे हैं वो कंपनी में जो डेट है उसको रीपे करेंगे, करीब 387 करोड़। 55 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे, 170 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं, और 68 करोड़ रुपीस हमने, अगर हमें कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी दिखती है या एसेट कुछ एक्वायर करते हैं हम लोग आगे जाके, तो उसके लिए रखा है। ओके, अच्छा, आपने भी एक बताया जैन साहब ने कि एक एक्विजिशन किया था, उसकी वजह से एबिटा हिट हुआ है क्या? क्योंकि जो नंबर्स हम आपके देख रहे हैं उसमें FY24 में 3 में उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। सर, मैं थोड़ा, संदीप जी, मैं समझाता हूँ। सर, मैंने आपके स्क्रीन पे देखा कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROE वगैरह सब दिख रही थी। इसको थोड़ा सा समझते हैं सर। जब क्वाड्रिया कैपिटल आया, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, तो उसमें एक पुट लाइबिलिटी थी, राइट? जो पुट लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक, अगर एग्जिट ना मिले IPO से, तो हम सेकेंडरी करते हैं। अगर सेकेंडरी ना करें तो कंपनी बायबैक करती है। तो अगर वो कंपनी जब बायबैक कर रही होती है तो वो एक डेट दिखता है, तो वो हमारी अकाउंटिंग में एक एंट्री में P&L में जाता है। इस बार वो 357 करोड़ गया है। अगर हम 157 में 357 ऐड करें तो हमारा एडजस्टेड एबिटा, जो हमने RHP और DRHP में दिखा है, 515 है। तो ये एक नोशनल एंट्री है जो हट जाएगी। अगर उसी हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह देखेंगे तो हमारा 17% होगा। तो क्योंकि एक पुट लायबिलिटी है, तो मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और सबको ये बताना चाहूंगा कि DRHP में 2 तरीके के नंबर्स हैं। एक नंबर है जो एबिटा है, और एक एडजस्टेड एबिटा है, एक पैट है, एक एडजस्टेड पैट है। तो अगर कंपनी की ठीक फाइनेंशियल कंडीशन को समझना है तो हमको वो एक नोशनल एंट्री जो 29 मई को हट भी गई है, उसको हटा के साथ देखना पड़ेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। जी, एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगी क्या इसकी वजह से? नहीं साहब, देखिए, ऐसा है कि इसकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। हाँ। ये अगर IPO नहीं होता या अगर हम सेकेंडरी नहीं कर पाते तो कंपनी पे लायबिलिटी होती, क्योंकि उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है। तो हमारे को कोई लायबिलिटी नहीं है इसकी। जैसे ही हम उनको एग्जिट देंगे तो लाइक एनी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर साहब, इनकी कोई स्पेशल राइट्स नहीं रहेंगे और कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। उनका 1/3 शेयर रह भी जाएगा IPO के बाद, उस पर भी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो मोटे तौर पे ये समझें कि क्योंकि Q1 के रिजल्ट आप लिस्टिंग के बाद देंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जी सर, 29 मई तक वो इम्पैक्ट दिखेगा। पर अगर हम उसको देखें तो नेटवर्थ हमारी 1370 करोड़ से बढ़ जाएगी, तो हमारी नेटवर्थ करीब 2000 करोड़ होगी। क्योंकि P&L में तो हिट आ चुका है 4 साल के लिए, उसको कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी नेटवर्थ का इम्पैक्ट आ जाएगा। और P&L में जो भी इम्पैक्ट आएगा 1 महीना और 29 दिन का आएगा, लेकिन उसके बाद सितंबर से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सर। ओके, अब एक चीज़ और बता दीजिए कि ये एडजस्ट करने के बाद मैं मान के चलूँ, क्या मार्जिन होगा उस समय जब आप ये सब एडजस्ट करके बताएंगे? सर देखिए, हमारा CDMO बिजनेस जो ऑलमोस्ट 78% रेवेन्यू आती है और 94% EBITDA आता है, वो 15% EBITDA मार्जिन का व्यापार है। जो संदीप जी समझा रहे थे कि हमारा सारा व्यापार टोटल क्या करता है, उसमें सर हम 12-12.5% का EBITDA मार्जिन करते हैं। हमें लगता है कि CDMO बिजनेस में हम 15% ही रखेंगे, बट ओवरऑल EBITDA हमारा कम से कम 13% होगा इसके बाद। ओके, जैन साहब, ये क्या CDMO बिजनेस 12-15% पीक मार्जिन होता है या इसमें गुंजाइश है? और नहीं, इसमें गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हम लोगों को, क्योंकि हम एक पार्टनरशिप मॉडल पे काम करते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमेशा से जुड़ते आए हैं। कभी हमें कोई क्लाइंट को लूज नहीं करना पड़ा, तो इसलिए हम मार्जिन्स को एक लिमिट में ही रखना पसंद करते हैं, और वही हमारा एक थॉट प्रोसेस है। तो कोई नई रिसर्च आपकी चल रही हो जो आप ऑफर करने वाले हो? तो जब भी हम नई रिसर्च करते हैं तो उसमें मार्जिन हमें ऑफ कोर्स अच्छा मिलता है, कुछ वर्षों तक उसका मार्जिन अच्छा मिलता है, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो रिसर्च के लिए हमेशा पाइपलाइन में रहते हैं। कितने होंगे पाइपलाइन में इस वक्त? ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट होने की वजह से हम उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मतलब काफी सारे प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए 400 साइंटिस्ट लगे और 4 R&D
हमारी जो है वो 400 साइंटिस्ट जो है उस पर दिन रात लगे रहते हैं और नए से नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। लेकिन मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि पिछले 900 से ज्यादा DCGI अप्रूवल्स है हमारे पास और 4000 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हमने अपने आप से डिजाइन की हुई है, डेवलप की हुई हैं। और DCGI अप्रूवल जो 900 है वो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है। तो यानी कि जो भी हमारे को अप्रूवल होते हैं नए से नए प्रोडक्ट्स के, वो हमेशा से हाईएस्ट होते आए हैं। पास्ट में भी हमको लगभग 60 के आसपास पर एनम हमारे को नए प्रोडक्ट्स मिलते आए हैं पास्ट। ओके, तो ये है एकम्स की कहानी। CDMO के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर, ग्लोबल प्लेयर भी हैं और काफ़ी अच्छे करें। एक चीज़ मैं जैन साहब आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि जब कोविड चल रहा था तो आपके फादर साहब ने बहुत लोगों की मदद की थी और उस समय लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। तो उस समय जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, लोग बहुत परेशान होते थे। तो मेरे भी कई सारे दिल्ली के जो जर्नलिस्ट दोस्त थे या जो जिनकी भी ज़रूरत थी, मैंने भी आपके फादर के ज़रिए लोगों की मदद की थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ, टफ चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो ये बताना भी ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा काम आप लोगों की तरफ से कोविड के दौरान हुआ था। 250 बेड का एक सेंटर 3 दिन में तैयार भी किया था और 250 बेड का और विद 40 ऑक्सीजन बेड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस तरह की सुविधाएं भी मिल सकें। नहीं, बिल्कुल, वो उसके लिए जिनकी मदद हुई उनकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मनसुख मंडाविया जी उस समय थे, उनके थ्रू बहुत सारे जिससे भी जिसकी मदद हो सकती थी हम लोगों ने बहुत की थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल मेरा बायस न समझें, आपकी मर्जी हो तो इसमें अप्लाई करें, ना मर्जी हो ना अप्लाई करें। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब और सूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा